केस क्या होता है कि कोई बंदा है, चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं ही हूं, आई एम द पर्सन, जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं हम लोग, और खास कर गर्मियों में लोग ज़्यादा निकलते हैं इन कंपेरिजन टू ठंडे के मौसम में। तो मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह निकल के जा रहे थे। कुछ दूरी पर जा करके नॉर्मल जैसे रोज जाते थे वैसे नॉर्मली हम लोग जा रहे थे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। लेकिन कुछ दूरी पर हम लोगों ने ये देखा कि दो लोग मिल करके एक आदमी को बड़े बुरे तरीके से लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते फिर हाथ हाथ उठा दिया, फिर उस पर पिस्टल तान दिया और उसके बाद शूट कर दिया। पहले खूब बहसा बहसी हुई, अच्छा खासा बहसा बहसी हुई, फिर हाथ उठाया, फिर एक ने पिस्टल निकाली, गोली मार दी। हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, नहीं दो तीन लोग हम लोग फ्रेंड्स लोग हैं जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, और ये पूरी की पूरी घटना हम लोगों ने अपने आंखों से देखी, अपने आंखों से देखी। अब जो ये पूरी की पूरी घटना जो हमने अपनी आंखों से देखी, यानी कि घटना को होते हुए प्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल पर हमने अपनी आंखों से देखा। घटना स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से घटना होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट हमने ग्रहण किया। डायरेक्ट ग्रहण करने का मतलब डायरेक्ट वहां पर थे मौजूद और हमने उसको, हमारी आंखों ने देखा और उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी घटना। मान लीजिए किसी गांव में आग लगती है, किसी गांव में आग लगती है, और वहां पर एक 12 साल का लड़का है जो कि थोड़ी दूरी पर अपने गाय भैंस बकरी वगैरह चरा रहा था। उसने ये देखा था कि गांव का ही जो एक दबंग टाइप का आदमी है, वही जो है कि आग लगाने के लिए माचिस पेट्रोल ये सब लगा करके, यानी आग लगाते हुए उसने किसी पर्सन को, अक्यूज्ड को आग लगाते हुए देखा था। अब क्या है, अक्यूज्ड पकड़ा गया, आग लगाते हुए देखा गया, पकड़ा गया। और जो वो लड़का जो गाय बकरी चरा रहा था, अगर वो कोर्ट में आकर के कह देता है कि जी हाँ मेरी आंखों के सामने इसने आग लगाया था, गांव में, गांव के जो मकान थे उसमें आग लगाया था, तो वो जो पर्सन जो आकर के, यानी जो लड़का गाय बकरी चराने वाला लड़का, वो जो कुछ भी कहेगा वो क्या है, डायरेक्ट एविडेंस। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट एविडेंस कहलाती हैं। डायरेक्ट एविडेंस का एक और नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एविडेंस। यानी डायरेक्ट एविडेंस कह ले या उसको हम पॉजिटिव एविडेंस बोले, दोनों एक ही बात होती है। पॉजिटिव एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस दोनों एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। तो अगर हम लोग सीधा सीधा लिख दें, अगर एक लाइन में कि क्या होता है डायरेक्ट एविडेंस, तो आप लिख सकते हैं इट इज एन एविडेंस अबाउट द रियल पॉइंट इन कंट्रोवर्सी। बेसिकली ये जो आपको लाइन है ना, ये किसी केस लॉ से लिया गया है, तो ये मोस्ट ऑफ द आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। Controversy. So it is an evidence about the real point in controversy. It is an evidence about the real point in controversy. Real point मतलब घटना स्थल पर। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए एग्जाम्पल भी कुछ ले लेते हैं। सपोज ए इज ट्राइड, ए अक्यूज्ड है, ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर एक पर्सन है और उसका ग्रीवियस हर्ट के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, मतलब किसी भी केस के लिए, किसी भी अपराध के लिए, ए इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी विथ ए स्टिक। ए का ट्रायल चला, ए अक्यूज्ड पर्सन है और
इसके बारे में कहा गया कि इसने बी को किस चीज से मारा है, स्टिक से मार के ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया है। सी नाम का पर्सन है जो जाकर के कोर्ट में कुछ कहता है और कहता है कि जी ए को मैंने करते हुए ऐसा देखा है। सो सी डिपोजेस टू द इफेक्ट, सी डिपोजेस टू द इफेक्ट दैट ही का मतलब क्या हो गया, सी खुद, सी सॉ उसने देखा था, दी अक्यूज्ड उसने देखा था अक्यूज्ड को, इन्फ्लिक्टिंग इन्फ्लिक्टिंग द ब्लो, inflicting the blow which inflicting the blow which caused grievous hurt। तो मतलब सीधा है, एकदम सीधा है, एकदम सीधा है, 3 बार बोल दिया सीधा है सीधा है सीधा। मतलब क्या है, एविडेंस में एक बात बड़ी कॉमन हो सकती है। बात कॉमन क्या हो सकती है कि अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो एविडेंस जो है यहां पर इस पॉइंट पर जिस पर हम लोग अभी हैं, डायरेक्ट एविडेंस के पॉइंट पर 2 चीजें हो सकती है। यानी विक्टिम का खुद का स्टेटमेंट हो सकता है, विक्टिम भी एक विटनेस बन सकता है। अगर मान लीजिए कोई महिला है, उसके साथ कोई गलत हरकत हुई, मान लेते हैं जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सेक्शन 354 ऑफ इंडियन पिनल कोड, 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। सो सेक्शन 354 का मामला हुआ। जरूरी नहीं है कि ये भरे रोड में होगा, बस में होगा, ट्रेन में होगा। ऐसे जो अपराध होते हैं, ऐसा जो ऑफेंस होता है, ये नॉर्मली सुनसान जगहों पर होता है या नॉर्मली घर के अंदर ही हो जाता है, ऑफिस के अंदर हो जाता है, प्राइवेट प्लेसेस के अंदर होता है, ऐसे जगहों पर जहां पर आदमी का आना जाना कम होता है या ना के बराबर होता है। तो अगर ऐसे केसेस में अगर महिला के साथ कुछ हुआ, 354 का ऑफेंस हुआ, तो ये जो महिला है वो अकेली गवाह होगी। और ये वो महिला है जो खुद से अपने बारे में बताएगी, कोई तीसरा पर्सन मौजूद नहीं है। एक पर्सन जिसने अपराध किया अक्यूज्ड, जिसके साथ हुआ विक्टिम, तीसरा कोई पर्सन देखने वाला नहीं है। तो यहां पर जो विक्टिम है वो खुद ही डायरेक्ट एविडेंस देती है, वो खुद ही कहती है कि मेरे साथ हुआ, उस समय कोई मौजूद नहीं था। और ऐसे ऑफेंसेज भी यही सीन होता है। लेकिन अब ये जो कहानी है इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आता है, अगर एक अपराधी अपराध कर रहा है, एक विक्टिम जिसके साथ अपराध हो रहा है, सो अक्यूज्ड इज देयर, विक्टिम इज देयर, अक्यूज्ड और विक्टिम है, और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पर्सन मौजूद है, कोई थर्ड पर्सन मौजूद है, और वो देखता है इसी घटनाओं को और वो कोर्ट में जाके बोलता है, तो ये थर्ड पर्सन भी क्या होगा, डायरेक्ट एविडेंस होगा। ये थर्ड पर्सन भी क्या होगा, पॉजिटिव एविडेंस देने वाला होगा। इसी को डायरेक्ट एविडेंस, पॉजिटिव एविडेंस बोलते हैं, अगर कायदे से समझे तो। बस सीधा सीधा मतलब डायरेक्ट एविडेंस का होता है कि जब कोई भी साक्ष्य घटनास्थल पर मौजूद हो, कोई भी गवाह घटनास्थल पर जिसने घटना को होते हुए देखा है या जिसके साथ घटना हुआ है, दोनों ही केस में, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एविडेंस। अब डायरेक्ट एविडेंस में कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं। अब ऐसा बहुत बार होता है कि जो डायरेक्ट एविडेंस होता है, यानी जिसने घटना होते हुए देखा है, अगर उसकी बात में कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज, DISCREPANCIES। तो अगर छोटे छोटे डिस्क्रिपेंसीज हो गए तो क्या उसकी स्टेटमेंट पर, उसके बयान पर आप एज ए कोर्ट रिलाई करेंगे, नहीं करेंगे? तो इसका आंसर आता है कि जो माइनर डिस्क्रिपेंसीज है उसको हमें वैल्यू नहीं देना है। कोई बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसीज होता है जिससे कि आपका पूरा कन्विक्शन या अक्विटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल जाए, या जो कोर्ट का ओपिनियन है वो बदलने लगे, या कंप्लीटली कोरोबोरेशन किसी और चीज से हो ही ना, उस कंडीशन में आप डायरेक्ट एविडेंस को रिजेक्ट कर सकते हैं।
यानी डायरेक्ट एविडेंस को रिजेक्ट करने का मतलब बड़ा सीधा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर कोरोबोरेशन नहीं होता है, अगर डिस्क्रिपेंसीज है और वो बहुत बड़े लेवल पर डिस्क्रिपेंसीज है, माइनर लेवल पर नहीं है, माइनर डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, तो उस कंडीशन में हम उस डायरेक्ट एविडेंस को इग्नोर कर सकते हैं, उस डायरेक्ट एविडेंस को इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक घटना है कि 3 पर्सन थे, 3 लोग, 3 लोगों का मर्डर हुआ। शाम के समय की बात है, यानी शाम की घटना है, 3 लोगों का मर्डर हो गया। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या आता है कि जिन 3 लोगों का मर्डर जिस अक्यूज्ड पर्सन ने किया, उस अक्यूज्ड पर्सन के लड़के ने, अक्यूज्ड पर्सन के लड़के ने ये घटना होते हुए देख लिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट, यानी अक्यूज्ड का जो लड़का था, उसका जो सन था, उसने खुद ही देखा कि मेरा फादर जो है इन 3 लोगों का मर्डर करता है। अब ये जो है लड़का, ये खुद जाकर के रिपोर्ट करता है पुलिस को। ये जो लड़का है खुद जाकर के रिपोर्ट करता है पुलिस को। पुलिस को 2 बार सोचने में लग गया कि बहुत, जो बोलते हैं अति उत्साह वाली बात, कि ऐसा रियल में है या कोई अक्यूज्ड का इसके पीछे कोई बड़ा सा कोई ट्रैप है, कोई जाल है, कोई फंसाने वाली बात है, कि अपने लड़के को सिखा पढ़ा करके भेज दिया होगा, कुछ और बात होगी जिसकी वजह से ऐसे। नहीं तो कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद या तो भाग जाता है, या तो छिपना चाहता है, या उससे हटना चाहता है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ऐसा कुछ नहीं था। स्टेटमेंट जाके दिया और उसी स्टेटमेंट के बेस पर उसके ही फादर को अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने। और कोर्ट को कहना पड़ा कि हाँ, हम सोल, इकलौता, एक सिर्फ अकेला गवाह था जिसने इस पूरी घटना को होते हुए देखा था। तो उस इकलौते गवाह के बेस पर उसके फादर को कन्विक्शन हो गया। हम लोग यहां पर क्या समझ रहे हैं? हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगर डायरेक्ट एविडेंस देने वाला पर्सन अगर रिलायबल है, उसकी बातों में कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, कोई फर्क नहीं होता, जो बातें वो बताता है वो कहीं ना कहीं मैच कर जाती है मेडिकल एविडेंस से, और बाकी चीजों से अगर मैच कर जाती हैं, इवन दो ही इज ए सोल विटनेस, वो अकेला इकलौता विटनेस ही क्यों ना हो किसी पर्टिकुलर केस का, फिर भी अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसी तरीके से एक और आपको मैं केस शेयर करता हूं, ये अलग से थोड़ा हटके है। इसमें फैक्ट क्या निकलता है कि जो विटनेसेज के स्टेटमेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बहुत जरूरी चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हालांकि डायरेक्ट एविडेंस का मतलब वो पर्सन है जो कि घटना स्थल पर मौजूद था। अगर कोई गवाह घटना स्थल पर मौजूद था तो उससे कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके स्टेटमेंट में किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिए। उसका स्टेटमेंट और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसका स्टेटमेंट मैच करना चाहिए, उन दोनों के स्टेटमेंट में कहीं फर्क नहीं आना चाहिए। तो 161 का बयान लिख रहा है, वहां पर कुछ और बात आती है, कोर्ट में कुछ स्टेटमेंट देता है, कुछ और बात आती है, इवन दो ही इज डायरेक्ट विटनेस, डायरेक्ट एविडेंस विटनेस है, वो प्रथम दृष्टया साक्ष्य जो कहते हैं ना, एकदम मौजूद था घटनास्थल पर, वैसा एविडेंस। इसमें एक बहुत बढ़िया सा केस आता है, फेमस केस है, मैं केस का आपको नाम शेयर करता हूं। कर्नाटका का केस है, केस का नाम है कृष्णा गौड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कृष्णा गौड़ा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, बहुत फेमस केस है। और क्यों ये फेमस है, रीजन क्या है, ये जानना चाहिए आपको, एग्जाम में आपको लिखना भी चाहिए, अगर टाइप्स पूछता है तो वहां पर आपको मेंशन जरूर करना चाहिए। सो कृष्णा गौड़ा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 2017 का है, सुप्रीम कोर्ट 1657, रीसेंट केस है, ज्यादा पुराना केस नहीं बोल सकते इसको। ये केस क्यों फेमस है वो जरा समझिएगा, बहुत बढ़िया फैक्ट है। और इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, वो सारा फैक्ट मैं आपको शेयर करने वाला हूं।
इसको उल्टा करके भी समझ सकते हैं, यानी पहले कहानी पर फोकस करें, फिर नाम तो याद हो ही जाएगा। एक घटना बताई जाती है और वो घटना होती है 27 फरवरी 27 फरवरी 1991 के दिन। 27 फरवरी 1991 को एक घटना बताई जाती है। इस घटना में क्या हुआ था? इस घटना में कहा जाता है कि कुछ 14 लोग, देयर आर 14 अक्यूज्ड पर्सन, 14 अक्यूज्ड पर्सन थे जो कि आते हैं और करीब करीब 2 लोगों का पीट पीट के मार देते हैं। किसी के पास डंडा होता है, किसी के पास पत्थर होता है, तो ये 14 लोग आते हैं और 2 लोगों को पीट के मार देते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये पूरी घटना का जो चश्मदीद गवाह, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आई विटनेस जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट एविडेंस वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं, वो 3 थे। यानी PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, PW2 और PW3। इन तीनों ने घटना को होते हुए देखा था। और ये तीनों कौन थे? ये तीनों ना कहीं ये बेटे थे जो मरे हुए पर्सन से जुड़े हुए थे, यानी सन थे, मरे हुए पर्सन के बेटे थे। इन्होंने ये कहा, घटना के बारे में बताया कि इनके जो फादर जिनकी डेथ हो गई, ये दूध के कलेक्शन का काम करते थे, मिल्क कलेक्शन का काम करते थे, और दूध का कलेक्शन करके ये कलेक्शन सेंटर पर लेके जा रहे थे। जब ये कलेक्शन सेंटर की तरफ जा रहे थे, उसी समय करीब 14 लोग आते हैं और 14 अक्यूज्ड पर्सन के हाथ में डंडा और पत्थर होता है, और अचानक से ये इसके फादर को पीटना शुरू कर देते हैं, और इनका फादर के साथ इनका जो ब्रदर, यानी इनका जो रिश्ते में चाचा जो लगता है, उसको भी पीटना शुरू कर देते हैं। अब जो पिटाई शुरू होती है, यानी मारपीट शुरू होती है, इस वजह से उनकी मौत होती है। और जाहिर सी बात है कि PW1, PW2, PW3 ने इंटरफियर किया था, और इंटरफियर करने की वजह से PW1, PW2 और PW3 तीनों को कुछ ना कुछ चोट आई। किसी का हाथ टूट गया, किसी को कुछ और जगह इंजरी हुई। ये सारी बातें इन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर कही। देखिए, कहानी सुनना ध्यान से, और जो फैक्ट है, ये कहानी जो है उसको सुनने के बाद जो मुद्दा है उसी पर फोकस करना। मेन मुद्दा हम लोगों का क्या है, जिसके लिए मैं ये फैक्ट आपको जो केस शेयर कर रहा हूं, इसका मेन पर्पस है कि जो कोई डायरेक्ट एविडेंस हो, जो आई विटनेस है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसका कितना क्रेडिबिलिटी होती है, उस पर हम कितना रिलायबल हो सकते हैं। क्योंकि जो बंदा घटना स्थल पर मौजूद था, जिसने घटना होते हुए देखा था, उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, सिर्फ ये कह के कि हाँ ये बंदा चूंकि घटनास्थल पर मौजूद था? और इस केस में तो और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि जो मर गया वो फादर था, और बाप बेटे के जैसा बाप बेटे का रिश्ता था, तो क्यों ना बेटे के स्टेटमेंट पर पूरा का पूरा रिलाई कर लिया जाए और कन्विक्शन कर दिया जाए अक्यूज्ड का? या नहीं किया जा सकता है अक्यूज्ड का कन्विक्शन? तो आपका जो दिमाग का फोकस होना चाहिए वो इस बात को समझने में होना चाहिए कि क्या जो घटनास्थल पर मौजूद जो एविडेंस, जो गवाह है, उसके स्टेटमेंट पर हम रिलाय करके कन्विक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खैर, इन लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट के आधार पर बहुत सारे लोग पकड़े गए। 14 लोगों का नाम था, तो 14 के 14 पकड़े गए आगे पीछे होते हुए। स्टेटमेंट जो आता है PW1 का, उसका PW1 का स्टेटमेंट जो है इनकंसिस्टेंट होता है। यानी कि पुलिस स्टेशन में सेक्शन 161 का बयान देते हुए, सेक्शन 161 CRPC का बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, FIR में जो कहा उसमें दोनों में फर्क हो गया, इनकंसिस्टेंट था। अब ये बयान में फर्क बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अदर थिंग को भी समझना चाहिए। एक जज होने के नाते आपको दूसरे फैक्ट को भी कंसीडर करना चाहिए। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि जिनको मरना था मर गए। बहुत से लोगों का इंटेंशन अलग होता है, आदमी, हर एक इंसान का सोच अलग होता है।
कोई इंसान ऐसा होता होगा कि कोई बाप को पीटते हुए देखता होगा तो उसको बड़ा बुरा लगता हो कि मेरे बाप को पीट रहा है। कोई इंसान ऐसा होगा कि अपनी जान देख लेगा, बोलेगा जो पीट रहा है, पिटने तो बाप हो चाहे माँ हो चाहे भाई हो बहन हो, पीट रहा है पिटने तो मैं मेरी जान बचा लेता हूं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। लेकिन क्या होता है कि एक हम लोग जनरल टेंडेंसी लेके चलते हैं, एक नॉर्मल टेंडेंसी लेके चलते हैं कि अगर कोई रिश्ते में बाप बेटा है और पिट रहा है, बाप किसी वजह से या बाप को पिटाई की कर रहा है या कोई हमला कर चुका है उसके ऊपर, तो बेटे का एक नॉर्मल फर्ज होता है कि हाँ वो बचाने जाएगा, और जब बचाने जाएगा तो उसको चोट वोट लगनी ही लगनी है तय। यहां भी वही कहानी थी, बचाने गया, हाथ में चोट लगी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया। लेकिन अब जो स्टेटमेंट जो दे रहा है ना, वो स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट होता जा रहा है। शायद ये हो गया कि भाई जिसको, यानी कि इसके मन में डर बैठ गया होगा, मे बी इन गवाहों के मन में, PW1 PW2 PW3 के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया होगा कि जिस तरीके से मेरे फादर को मार दिया है, शायद मैंने अगर इसके खिलाफ गवाही दी तो शायद ये मुझे भी उस तरीके से कोई ना कोई मार देगा। मे बी देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने शुरू में जो FIR के समय दिया, वो स्टेटमेंट में फर्क हो गया बाद में 161 में। और बड़ी आगे की बात सुनिए, मेडिकल जब हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी, इनका जो इंजरी रिपोर्ट बना, उसमें भी फर्क हो गया। तो ये सारे डिस्क्रिपेंसीज को देखते हुए ट्रायल कोर्ट में जब ट्रायल चला तो ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि प्रोसिक्यूशन जो है, ध्यान से सुनिएगा, ताजा केस है, बहुत पुराना नहीं है, प्रोसिक्यूशन जो है इस मामले में फेल कर गया है, अपने मामले में फेल कर गया, यानी कि गिल्ट को साबित करने में फेल हो गया, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन। सो ट्रायल कोर्ट हेल्ड दैट prosecution failed to prove the guilt of the accused beyond a reasonable doubt। क्यों भाई? ड्यू टू inconsistent evidences, inconsistent evidences of prosecution witnesses with medical evidence and other probable consequences। तो ट्रायल कोर्ट अपने आप को बहुत सेफ करके चल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई प्रोसिक्यूशन क्यों फेल कर गया, क्योंकि जो PWs थे, जो गवाह थे प्रोसिक्यूशन के, उनका स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट था, उनका जो कहा हुआ था वो मेडिकल सपोर्ट नहीं कर रहा था, मेडिकल एविडेंस से सपोर्ट नहीं करता है। जब मेडिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं करता है और उनका कहा हुआ बात कुछ अलग है, तो इस बेस पर क्या हम कर देंगे, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे। और क्या किया, छोड़ दिया। नाउ व्हाट हैपेंड, ये मैटर हाई कोर्ट तक गया। तब के हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि कुछ लोगों को, उसमें अक्यूज्ड हैं, अक्यूज नंबर 2, अक्यूज नंबर 5, ऐसा नाम है कि 2 अक्यूज होते हैं, उसको कॉमन इंटेंशन टू किल के नाम पर, कि डिसीज्ड को मारा है तो उस पर कॉमन इंटेंशन के लिए उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास करता है, और उसको कहते हैं 10,000 रुपीज का फाइन। इसी तरीके से बाकी के जो अक्यूज्ड होते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 जो 14 अक्यूज थे, तो बाकी के 12 जो अक्यूज बचते हैं उसको भी कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत, असॉल्ट के कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत उसको सजा मिलता है, लेकिन कम पनिशमेंट मिलता है, लेसर पनिशमेंट मिलता है। यानी जो ट्रायल कोर्ट ने एक तरीके से किया, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया हाई कोर्ट ने। ये मैटर SLA से गया, स्पेशल SLP से, सॉरी SLP से गया, SLP से सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग ही कहानी सुना दी। ध्यान से सुनिएगा, अब यही अपने काम की चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। अब ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्या, बेनिफिट ऑफ डाउट बोल के निकलना बड़ा इजी है। बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट का मतलब है फायदा,
और डाउट मतलब होता है संदेह, यानी शक का फायदा। देखिए बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब हो गया कि शक का फायदा, नहीं कोर्ट शक कर रहा है। कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट देने वाले जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं उनकी बात पे रिलाई नहीं किया जा सकता। देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये लोग कौन थे, चश्मदीद गवाह थे। ये लोग कौन थे, PW1 PW2 PW3, ये तीनों कौन थे, ये तीनों के तीनों आई विटनेस थे, तीनों के तीनों डायरेक्ट एविडेंस थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करते हुए कहा कि इस अगर केस को ध्यान से देखा जाए तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस इन दिस केस एज फार एज एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस इज कंसर्न। बहुत सारे वेरिएशंस हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और इसमें आगे कहता है कि हालांकि ये सारे गवाह घटना स्थल पर मौजूद थे, फिर भी इनके स्टेटमेंट में इतना बड़ा फर्क कैसे आ सकता है। याद कीजिए मैंने पहले ही बोला कि 1991 का केस है, 2017 में जाके डिसाइड हो रहा है। 1991 का केस है और 2017 तक ये चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस केस में सबसे पहली बात यह आती है कि जो PW1 है उसने अपने कंप्लेंट में कहा, यानी अपने FIR में कहा कि जो हमारा FIR है वो 12 बजे रात में रिकॉर्ड किया गया है। 12 बजे रात में हमने अपना FIR रिकॉर्ड किया है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो IO है उसने कहा कि नहीं जी हमने तो 10:30 बजे सुबह में किया है। यार इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है। 12 बजे रात में कोई बोलता है, कोई सुबह में 10:30 बजे बोलता है कि FIR रजिस्टर किया, और वो भी पुलिस स्टेशन में। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आती है, वो ये कि पुलिस वाले ने उल्टा PW1 PW2 PW3 तीनों को ही अरेस्ट कर लिया। यानी PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 2 3 इन्हीं तीनों को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। IO ने अरेस्ट कर लिया। IO कभी कहेगा कि हाँ मैंने अरेस्ट किया, कभी नहीं कहेगा कि अरेस्ट किया। ये तो विक्टिम बने हुए थे, कैसे कहेगा। तो ये भी एक डिस्क्रिपेंसी बताई गई। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक तरफ तो कह रहा है कि हमें अरेस्ट कर लिया गया, IO कहता ही नहीं कि जी अरेस्ट किया। उसके बाद और सुनिए अलग अलग वर्जन। अलग अलग वर्जन ये है, और सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्जन आएगा अभी इसके बाद जो मैं बताता हूं आपको। आई विटनेस ने अक्यूज नंबर 7 से लेकर के अक्यूज नंबर 13 का नाम शुरू वाले FIR में मेंशन नहीं किया था। यानी जो 27 फरवरी 1991 का जो हुआ था केस FIR रजिस्टर, उस केस में अक्यूज नंबर 7 से लेकर के अक्यूज नंबर 13 यानी A7 से लेकर के, A7 का मतलब अक्यूज नंबर 7 से लेकर के अक्यूज नंबर 13 का नाम ओरिजिनल FIR में नहीं था। बाद में इसका नाम 6 मार्च को ऐड किया गया। फरवरी के बाद इसका नाम मार्च में ऐड किया गया। इस बात को पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इससे ये बहुत बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट निकला सुप्रीम कोर्ट के लिए। मतलब ये सब आई विटनेस हैं, ये डायरेक्ट एविडेंस हैं। ये कर क्या रहे हैं, मतलब पहले कहा कि 14 लोग मारने आए, तो 14 लोगों में मतलब केस के हिसाब से 14 लोग मारने आए। 14 लोगों में इनका नाम अननोन के नाम से FIR रजिस्टर हुई होगी इसका मतलब शुरू में, और 14 लोगों में नाम इनका बाद में इनका ऐड हो गया। अगर ये जानते थे पहचानते थे तो उस समय क्यों नहीं इन्होंने इनका नाम डाला। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। और उससे भी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने निकाल के दिया इस केस के अंदर, कि जो IO है, ध्यान से सुनिएगा, जो IO है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसने एक बहुत बड़ा राज छुपा लिया, एक बहुत बड़ी बात को छिपा लिया। सो IO suppressed the fact of a direct evidence। उसमें क्या था, एक गन थी जिसको सीज किया गया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो ये डिसीज्ड था, जो डिसीज्ड मर गया, जो तीनों के जो फादर थे, उसके पास गन थी, उसके नाम से गन थी, और वो गन उसी ने इस्तेमाल भी किया था।
यानी उसने कोई गन इस्तेमाल किया था अक्यूज्ड के खिलाफ, उसने कोई गन इस्तेमाल करी थी अक्यूज्ड के खिलाफ, लेकिन उस गन का इस्तेमाल करने के लिए आर्म्स एक्ट के अंदर डिसीज्ड के खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर नहीं किया गया था उस समय। तो ये एक बड़ा मेजर कंट्रोवर्शियल पॉइंट निकला। तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करके दिया, यानी मैं आपको सारी घटनाएं डिटेल से बता दी कि अगर आपको ध्यान से सोचना है, समझना है, तो समझिए कि घटना स्थल पर मौजूद होने के बाद भी, आई विटनेस होने के बाद भी, इवन दो दे आर सेइंग कि ओके हम तो आई विटनेस हैं, डायरेक्ट एविडेंस है, यानी डायरेक्ट एविडेंस का मतलब हो गया आई विटनेस। तो आई विटनेस घटना स्थल पर मौजूद है, उसके बाद भी इनके स्टेटमेंट अलग अलग आते हैं, इनकंसिस्टेंट आते हैं, तो आप उस पर रिलाय नहीं करेंगे। और रिलाय नहीं करेंगे और क्या करेंगे आप उनके स्टेटमेंट को रद्दी की टोकरी में डाल सकते हैं। आप आगे जो है अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, एक लाइन का, वो मैं आपको बता देता हूं, उसको जरूर नोट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जो माइनर वेरिएशंस होता है, द माइनर वेरिएशंस, इसको पॉइंट को जरूर नोट करना, माइनर वेरिएशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, minor variations and contradictions in the evidence of eyewitnesses, in the evidence of eyewitnesses will not tilt benefit of doubt, benefit of डाउट, यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट की बात नहीं करेंगे, इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। ये आपको एग्जाम में लिखना है, लिखिए, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। डायरेक्ट एविडेंस है ये बोल करके आप किसी को पकड़ करके सजा मत दीजिए। हमेशा एविडेंस एक्ट का ये फॉर्मूला है, ये रूल है कि एविडेंस कितना भी आ जाए, गवाह कितना भी आ जाए, विटनेस कितना भी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसकी उसकी क्वालिटी को देखना होता है। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू स्टडी, हम लोगों को क्या समझना है, हम लोगों को मेन सब्जेक्ट ये समझना है, मेन मैटर ये समझना है कि डायरेक्ट एविडेंस के बयान का कितना अहमियत है। डायरेक्ट एविडेंस होता क्या है, डायरेक्ट एविडेंस के कहे अनुसार अगर क्या हम कन्विक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और आपके सामने ये केस और इस केस में कहा कि नहीं करना है। So the minor variations and contradictions in the evidence of the eyewitnesses will not tilt benefit of doubt in favor of the accused. कब? जब माइनर वेरिएशंस होता है तब। अब ये आपको समझ, देखिए माइनर वेरिएशन क्या होगा, मैटर ऑफ फैक्ट है, मैटर ऑफ लॉ नहीं है। माइनर वेरिएशंस कितना बदल, अरे इंसान है भाई, चोट लगी होगी, मारपीट हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, हर घटना को एकदम से याद तो नहीं कर सकता है। तो छोटा मोटा अगर फर्क होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बड़ा फर्क होगा तब चेंज कर देना है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन इसी में जोड़ा गया है और कहा बट when the contradictions in the but when the contradictions in the evidence of prosecution prove to be fatal to the prosecution case, then those contradictions go to the root of the matter, and in such case the accused gets benefit of doubt.
तो आपको ये चीज सीखने के लिए मिल गया, बेनिफिट ऑफ डाउट। ये चीज भी आपको सीखने के लिए मिल गया कि कब बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कब नहीं देते हैं। तो मेजर इशू क्या है, मेजर पॉइंट क्या है यहां पर, व्हाट इज द मेजर पॉइंट? द मेजर पॉइंट हियर इज कि जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एविडेंस की, पॉजिटिव एविडेंस की, तो डायरेक्ट एविडेंस का मतलब क्या निकल के आना चाहिए? डायरेक्ट एविडेंस का मतलब तो है जो घटनास्थल पर मौजूद था या जिसने घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा। लेकिन घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अगर दिन को रात कह दिया तो आप रात मान लेंगे। ये कभी भी गलती नहीं करनी कि उसने दिन को रात कह दिया तो आप रात नहीं मान लेंगे। आप अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे, आप उसके बातों को भरोसा आंख बंद करके नहीं करेंगे, आप उस पर रिलाय नहीं करेंगे जब तक कि उसका कोरोबोरेशन किसी न किसी दूसरे चीज से नहीं होता है। खास करके मर्डर केसेस के अंदर, ये मर्डर केसेस का मैटर तो खैर सेशन ट्रायल का मामला है, तो जो एडीजे के लिए जा रहे हैं या जो प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उनके लिए तो ज्यादा डिटेल में समझना चाहिए, और जो लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो उनके लिए इतना काफी है। ठीक है, इस बात को यहां तक समझिए। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी। और ये केस 2016 का डिसाइडेड है, मैं आपको पहले शेयर कर देता हूं कहानी क्या है इस नए केस की। इसमें कहानी ये है कि एक लड़की है, रिश्ते में वो बेटी लगती है, और जो डिसीज्ड है वो उसका फादर है। वो लड़की अपने घर में बैठ के स्टडी कर रही होती है एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस, कि अचानक से उसको सुनाई देता है कि उसके फादर के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, उसके फादर के कराहने की आवाज आती है। और वो फुल स्ट्रीट लाइट में, शाम का समय है लेकिन स्ट्रीट लाइट जो है इतनी परफेक्ट है सब कुछ दिख सकता है। और वो घर से करीब करीब 100 मीटर के डिस्टेंस पर ये बताया जाता है घटना। ऐसा उसका स्टेटमेंट रहता है कि 6 से 7 लोग थे जिसने कि उसके फादर के ऊपर हमला कर दिया, और वो उस समय जब वो अपने क्लिनिक से वापस लौट के आ रहे थे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एक लड़की जिसने कहा कि जो मर गया पर्सन वो मेरा फादर था, मेरे फादर क्लिनिक से लौटे थे, मैं अपने घर में स्टडी कर रही थी, मुझे अपने कानों पर मेरे को मेरे फादर के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब मैं भाग के गई तो मैंने देखा कि 6 से 7 लोग मेरे फादर को पीट रहे थे, पीटते पीटते मार रहे थे। ये एक आई विटनेस का स्टेटमेंट है, एनालाइज करना सीख लीजिए। एक ही बार पढ़ो एविडेंस, लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम। एनालाइज करना सीखिए। अब ये स्टेटमेंट है किसका? आई विटनेस का। हम इसको ले सकते हैं पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, इस पर पूरा रिलाय कर सकते हैं जब कोई दूसरा गवाह नहीं होगा तब। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इस लड़की का यहां पर जो रहती थी, इसका एक पड़ोसी था, बगल वाला नेबर, पड़ोसी ने भी आवाज सुनी थी कि भाई कराह रहा है कोई आदमी। लेकिन जो पड़ोस वाली महिला थी वो निकलने का कोई जहमत नहीं उठाई। जब कुछ ज्यादा सीन बड़ा हो गया, यानी कुछ ज्यादा होता नहीं, शुरू शुरू में कोई काम कर रहे हैं तो पहले ये काम निपटा लेंगे तभी जाएंगे, जरूरी थोड़े कि तमाशा देखना पहले जरूरी है। अब बारात आ रही है तो क्या दूल्हे को देखने के लिए खाना पकाना छोड़ के दूल्हे को देखने जा, अब दूल्हे को देख के मिलना गया है, उससे क्या मेरा बेनिफिट क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो शायद कुछ काम वाम निपटा रही होगी, तो काम निपटा करके थोड़ा सा उसके बाद बाहर निकली तो उसने देखा कि 5 से 6 लोग हैं उसके, सर आवाज नहीं आ रही है। 5 से 6 लोग हैं जिनको कि उसके फादर को पीट रहे हैं। ना ये 5 से 6 लोग जो हैं उसके फादर को पीट रहे हैं, और फादर को पीटने के बाद उसी हालत में वो छोड़ के चले गए।
ऐसा बताया जाता है एज पर रिकॉर्ड की लड़की जो फादर की बेटी थी, वही जो लड़की थी, वो बचाने के लिए गई थी, लेकिन तब तक वो लोग पीट के चले जा चुके थे। उसके फादर की डेथ कुछ समय के बाद ही हो जाती। नाउ अब जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है, पंचनामा, हिंदी में जिसको पंचनामा बोलते हैं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट में पड़ोसन पड़ोसन का नाम ही नहीं रहता। उस लड़की का, यानी अपने जिसके फादर की डेथ हो गई, उसका नाम इंक्वेस्ट रिपोर्ट में नहीं रहता है। ध्यान से सुनिएगा। इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाते हैं पुलिस वाले, इतना बड़ा मेजर गैप करते हैं कि उस लड़की का नाम नहीं रहता, उसके पड़ोसी का नाम नहीं रहता, किसी का नाम नहीं रहता। फिर भी कोर्ट ने कहा कि चलिए ये तो माइनर डिस्क्रिपेंसीज है, इसमें नाम से क्या फर्क पड़ता है, घटना जो होना था सो हो गया। द फैक्ट इज कि किसी पर्सन की डेथ हुई, किसी पर्सन का मर्डर हो गया, ये बड़ी बात है, नाम से क्या फर्क पड़ता है। सो नाउ कोर्ट ने कहा कि अगर इंक्वेस्ट रिपोर्ट में नाम नहीं है तो हम सिर्फ इसको मुद्दा बना करके पूरे के पूरे एविडेंस को, पूरे के पूरे उसके स्टेटमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा एक और बात कही, यानी कि अक्यूज्ड के एडवोकेट ने कहा था कि ये इंटरेस्टेड विटनेस है। इंटरेस्टेड विटनेस का मतलब जो उससे रिलेटेड होते हैं घटना से कहीं ना कहीं, तो ये इंटरेस्टेड विटनेस है, तो इसके स्टेटमेंट पर कितना रिलाई किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा इंटरेस्टेड विटनेस हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस केस में उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। सो दो बातें हो गई। आपको मैंने क्या क्लियर कर दिया। पहली बात तो ये कि जो घटना स्थल पर मौजूद थी लड़की, जिसने अपनी आंखों से देखा, इवन दो उसका नाम क्या है, माइनर डिस्क्रिपेंसी इसको हम कहेंगे, कि उसका नाम इंक्वेस्ट रिपोर्ट में नहीं था, इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और हम उसके स्टेटमेंट को तवज्जो देंगे, तरजीह देंगे, और उसके बेस पर कन्विक्शन किया गया। तो देखिए दो अलग अलग केसेज हैं, दो अलग अलग केसेस। आपको जो ये कर्नाटका का जो केस बताया कृष्णा गौड़ा, कृष्णा गौड़ा के केस में भी आई विटनेस मौजूद है, लेकिन कृष्णा गौड़ा के केस में जो आई विटनेस मौजूद है उसका कहानी और उसका वर्जन ना तो पुलिस के स्टेटमेंट से, पुलिस के किसी इन्वेस्टिगेशन आईओ की रिपोर्ट से मैच करता है, ना तो मेडिकल एविडेंस में मैच करता है, कहीं भी मैच ही नहीं करता है। इसलिए क्या किया, उसके स्टेटमेंट को उठा के फेंक दिया। लेकिन अभी जो मैं आपको जो किस्सा बता रहा हूं, इस केस में लड़की का स्टेटमेंट पड़ोसी के स्टेटमेंट से मैच कर जाता है, लड़की का स्टेटमेंट पड़ोसी के स्टेटमेंट से मैच कर जाता है, मेडिकल एविडेंस से मैच कर जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि डायरेक्ट एविडेंस की बात को हम तरजीह दे सकते हैं, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लड़की वाला जो मैंने केस आपको सुनाया, इस केस का नाम है शेख सिंथा माथर, शेख SHEIKH, शेख सिंथा माधर, MADHA, माधर, मधर जो पढ़ सकते हैं, एलियस यानी उर्फ जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जफर, एलियस सिंथा, वर्सेज स्टेट बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, AIR 2016, सुप्रीम कोर्ट 1844। तो दो केसेज आपको मैंने शेयर करे और दोनों केस में दो अलग अलग बातें शेयर करी, यानी आप कितना वैल्यू दे सकते हैं, कितना वैल्यू नहीं दे सकते। अब एक और मैं आपको केस शेयर कर देता हूं जो इससे रिलेटेड है, जो मैंने शुरू में, बिल्कुल शुरू में कहा था, सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में आई विटनेस, डायरेक्ट एविडेंस रिलाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
रिलाई किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है 2011 का, 2011 का एक केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज छोटे लाल, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज छोटे लाल। अब इसमें केस का नाम मैंने पहले बता दे रहा हूं, तो लिख लीजिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज छोटे लाल, CHOTTEY, छोटे लाल, 2011 सुप्रीम कोर्ट 697। इस केस में क्या है, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। इसमें हिंट क्या है, इसमें भी हम आई विटनेस के एविडेंस की बात करेंगे, एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स। ये शुरुआत के दो जो हैं आपको डिटेल में समझ लेना है, बाकी सब खेल कूद है, ठीक है, आराम से समझ लीजिए। इस केस में बहुत साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने जो हेल्ड किया वो मैं आपको बता देता हूं, एक लाइन याद रखिएगा दिमाग में, मैं लिख के भी देता हूं। इसमें कहा कि अ वुमन who is victim of sexual assault, a woman who is victim of sexual assault is not an accomplice to the crime। लाइन बहुत जरूरी है जानना। a woman who is victim, महिला जो कि विक्टिम है ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट is not an accomplice, is not an accomplice to the crime, वो क्राइम की accomplice नहीं है। एक और जरूरी बात बताई है आपको यहां एविडेंस लेने के लिए, जानना चाहिए, एग्जाम में लिखने के लिए भी आपके लिए, उसके एविडेंस को आप सस्पिशन की नजर से नहीं देख सकते। हर एविडेंस कैन नॉट बी टेस्टेड विथ सस्पिशन कि वो अकम्प्लिस है। पहली बात क्लियर कर दिया कि वो अकम्प्लिस नहीं है, और आप उसके स्टेटमेंट को अकम्प्लिस की नजर से नहीं देख सकते। ऐसे केसेस में जो प्रोसिक्यूट्रिक्स का एविडेंस होता है उसको हम इंजर्ड कंप्लेनियंट विटनेस बोलते हैं। इंजर्ड कंप्लेनियंट है, इंजर्ड विटनेस बोलते हैं। इंजर्ड विटनेस का मतलब क्या है भाई, जिसके साथ घटना घटी, जिसको इंजरी हुई, वही तो अपना FIR करवा रहा है, वही तो जाकर के FIR के लिए आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। तो वैसा गवाह जिसके साथ खुद ही घटना घटी, यानी पीड़िता के साथ घटना घटी और वही जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही है, तो हम उसके स्टेटमेंट पर रिलाय करेंगे, ना कि उसके स्टेटमेंट पर शक करेंगे। तो इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग कही गई, वो चीज मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। इसमें कहा गया, द लास्ट लाइन, द टेस्टिमनी, मतलब गवाही होती है, द टेस्टिमनी ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स, the testimony of prosecutrix, if found to be reliable, by itself may be sufficient to convict, the culprit and no corroboration, ये बड़े काम की चीज है, नो कोरोबोरेशन। ऐसे केसेस में कोरोबोरेशन करने की जरूरत नहीं है। नो कोरोबोरेशन ऑफ हर एविडेंस इज नेसेसरी, ये बहुत बड़ी बात है। ऑफ हर एविडेंस इज नेसेसरी। ये रेप केसेस में बड़े काम की चीज है। अभी एक अपने यहाँ स्टूडेंट है, उनके पास ऐसा मैटर आया है झारखंड से, सिमिलर टाइप का मैटर है, लेकिन उसने कहा है अपने FIR में कि भाई मैं क्या हूं, पहले से उसके साथ प्रेम प्रसंग में थी। आई मीन टू से कि वो पहले से उसको जानती थी, उसके साथ आना जाना था,
उसका फैमिली का आना जाना उठना बैठना था। तो जब सामने से वो खुद एक्सेप्ट कर रही है, एडमिट कर रही है कि मेरा सामने से आना जाना था, उठना बैठना था, और उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया 1-2 साल इस्तेमाल करके, ये लाइन उसमें लिखी गई है, तब जाके उसने रेप केस का एफआईआर किया। आपके लिए द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 3 चीजें, 3 केसेस में 3 चीजें निकली। सबसे पहले केस में कहा भरोसा मत करो, दूसरे केस में कहा भरोसा करो, तीसरे केस में मैं क्या कह रहा हूं, देखिए तीनों केसेस में फर्क समझना, बहुत आराम से बच्चों की तरह शेयर कर रहा हूं, एकदम छोटी से छोटी बारीक चीज। पहले केस में क्या था, जो आदमी था, जो यानी PW1, PW2, PW3 तीनों घटनास्थल पर मौजूद थे, बचाने भी गए, हाथ पैर में चोट आई, हाथ पैर टूटा भी, फिर भी उसके स्टेटमेंट पर हमने भरोसा नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, लड़की अपने पिता को पिटते हुए देखती है, बचाने जाती है, उसको कोई चोट इंजरी ऐसा रिकॉर्ड पर नहीं दिखा रहा है, फिर भी उसके स्टेटमेंट पे रिलाई किया गया, क्यों? क्योंकि उसका कोरोबोरेट हो गया। तीसरे में क्या कहता है, तीसरा इंजर्ड है, तीसरे में महिला है, इंजर्ड है, सेक्सुअल असॉल्ट का मैटर है, इसको कहता है कि तुम शक कर ही नहीं सकते हो। इसने अगर कह दिया दिन को रात तो आपको मानना पड़ेगा दिन को रात। लेकिन यहां पर एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि दिन को रात कहने का मतलब क्या है, अगर उसका स्टेटमेंट रिलायबल है, उसकी गवाही रिलायबल है, उसका कहना रिलायबल है, तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नो। सो द टेस्टिमनी ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स इफ फाउंड टू बी रिलायबल, इफ लगा हुआ है, छोटा सा इफ है 2 लेटर का, लेकिन इफ लगाओ, इफ फाउंड रिलायबल by itself may be sufficient to convict, अगर रिलायबल है तो कन्विक्शन किया जा सकता है और कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि रेप केसेज में, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेज में कोरोबोरेशन नॉट रिक्वायर्ड इफ देयर इज रिलायबिलिटी इन द स्टेटमेंट मेड बाय द प्रोसिक्यूट्रिक्स। इस बात को समझ लीजिए। अब एक चीज तो यहां और क्लियर हो गई, अब ऐसे केसेस में मान लीजिए कि सिंगल महिला है, एक आदमी पुरुष है, उसने ऐसा कांड किया, तो वो तो सोल विटनेस हो गई, और वो सोल आई विटनेस भी हो सकती है, सोल इंजर्ड विटनेस भी हो सकती है, विटनेस का टाइप्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर सोल विटनेस है तो क्या हम सोल विटनेस के बेस पर, सोल विटनेस कैसा है, डायरेक्ट एविडेंस वाला, सोल विटनेस कैसा है, आई विटनेस वाला। सोल विटनेस अगर है तो क्या हम कन्विक्शन कर सकते हैं बिना कोरोबोरेशन किए हुए? 2016 का एक केस है बहुत बढ़िया, अगर सोल विटनेस है, डायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस का मतलब आई विटनेस है, तो उस केस में आप आंख बंद करके कन्विक्शन कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन, बहुत काम की चीज है, सुदीप कुमार सेन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुदीप कुमार सेन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR, शॉर्ट कर दिया AIR को, मैं सिर्फ A लिख रहा हूं, 2016 सुप्रीम कोर्ट 310। सुदीप कुमार सेन, अच्छा इसका एलियस नाम बिट्टू भी है, सुदीप कुमार सेन एलियस बिट्टू वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 310। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही सुप्रीम कोर्ट ने और कहा, द कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द अनकोरोबोरेटेड, बहुत क्लियर कट कहता है, अनकोरोबोरेटेड, जिसमें कोरोबोरेशन की जरूरत है ही नहीं, अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी। द कन्विक्शन कैन बी, कन्विक्ट कर दोगे आप, द कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन द अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ सोल आई विटनेस, sole eye witness, if it is found reliable, if it is found reliable।
मतलब एक और क्लियर कर दिया। पहले बता दिया कि महिला अकेली होती है उसे अपराध के समय, तो उस पर आप बिना कोरोबोरेशन के आप भरोसा कर सकते हैं। पहले के 2 केसेज में आपको बताया कि कोरोबोरेशन जरूरी होता है, इवन दो आई विटनेस है तो भी। यहां पर कहा कि कोरोबोरेशन की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको शेयर कर रहा हूं, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने निकल के दे रहा हूं। आपको शुरू शुरू वाले केस में क्या कहा मैंने, आई विटनेस था, उसका स्टेटमेंट मेडिकल एविडेंस से अलग था। कृष्णा गौड़ा, स्टेट ऑफ कर्नाटका, आई विटनेस था, बट मेडिकल एविडेंस से उसकी बातें इनकंसिस्टेंट थी, अलग थी। क्वेश्चन ये है कि अगर सोल विटनेस हो, सोल आई विटनेस हो, सोल आई विटनेस हो, डायरेक्ट एविडेंस वाला, अगर मेडिकल एविडेंस अलग हो जाए, डिफर कर जाए, डिफरेंट हो, तो भी क्या हम उसके बेस पर कन्विक्शन कर सकते हैं, उसके एविडेंस को ले सकते हैं? 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था, उस केस का नाम है एडवर्ड वर्सेज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। एडवर्ड वर्सेज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, AIR 2015, सुप्रीम कोर्ट 2374, ये 2374। इस केस में मैं एक ही लाइन दे रहा हूं आपको, बहुत क्लियर कहा है, ए रिलायबल एविडेंस, ए रिलायबल एविडेंस ऑफ sole eyewitness, a reliable evidence of sole eyewitness as to occurrence, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दे रहा हूं, ज्यादा लंबा नहीं करते। A reliable evidence of sole eyewitness is sufficient even if बहुत काम की चीज, मेडिकल एविडेंस डिफर, अगर मेडिकल एविडेंस अलग अलग हो, मेडिकल एविडेंस अलग हो और स्टेटमेंट कुछ अलग हो सोल विटनेस का, तो भी सफिशियंट है, सफिशियंट है, तो भी सफिशियंट है। आप उसको फेंक नहीं सकते हैं, आपको उसको लेना पड़ेगा। 4 केसेस, अलग अलग बातें, सब में कुछ अलग अलग पार्ट है, ठीक है? तो दिमाग में सारे केसेस को फिक्स कर लीजिए एज फार एज पॉसिबल। मैं कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं। यहां पर एडवर्ड का केस था, सुदीप कुमार सेन का केस था, छोटे लाल का केस, सिंथा, यहां सिंथा लिखा है इसलिए सिंथा बोल दिया, सिंथा। उसके बाद ये वाला कृष्णा गौड़ा। सो 1 2 3 4 और 5 केसेस हो गए, और सब में कुछ अलग अलग बातें हैं।